उसने मुनाफा कमाया 36 लाख का, एक सीजन में 36 लाख का। हम कितनी भी मेहनत करेंगे, एक साल में धान और गेहूं से 1-1.5 एकड़ खेती में आप 25-50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। आप तो किसान हैं, आप समझ सकते, नहीं कमा सकते। लेकिन स्ट्रॉबेरी में झांसी की एक बालिका 42 लाख का स्ट्रॉबेरी उत्पादन करती है, 6 लाख उसका लागत आती है और 36 लाख का उसका नेट प्रॉफिट होता है। इस पे कोई टैक्स भी नहीं है। ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन सुल्तानपुर में एक किसान ने किया। मुनाफा जो कमाने वाले लोग हैं, जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वे लोग उस फील्ड में अच्छा कार्य भी करते हैं। तो उसके लिए मार्केट की तलाश, मार्केट उपलब्ध कराना और मार्केट में फिर उसको पहुंचाने की व्यवस्था करना, सरकार उसमें काम कर रही है, सरकार उसके लिए सहयोग करेगी। एक चेन उसके लिए तैयार होनी चाहिए और यह व्यवस्था इसके तहत की गई। लेकिन इसके बारे में भी किस किस प्रकार के वक्तव्य यहां पर दिए गए और मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी कहा जा रहा है कि इतने किसान ये हो गए, इतने लोग हो गए। आज सुबह के उसमें मैं देख रहा था कि एक मानव सदस्य बोल रहे थे कि जो है इतने बुंदेलखंड में तमाम लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। हमारे समय में कोई आत्महत्या नहीं हो रही है, कोई आत्महत्या नहीं हो रही है। बुंदेलखंड तो धरती का स्वर्ग बन रहा है। एक्सप्रेसवे वहां बन रही है, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड की तोप जब पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजेगी ना, दुश्मन के छक्के छूटते हुए दिखाई देंगे। ये है चाइना के बॉर्डर पर भी गुजरेगी, चिंता मत करो, चाइना के इतनी चिंता मत करो, गरज रहे हैं उसमें भी। इतने हितैषी मत बनो भाई। मैं इसीलिए कह रहा था नेता प्रतिपक्ष को कि अपने लोगों को समझा पाते, कम से कम लोहिया जी के विचारों को कुछ तो आत्मसात करो। चाइना के बारे में तो लोहिया जी बहुत पहले आगाह कर चुके हैं। और बुंदेलखंड में हर घर नल योजना 7 जिलों में प्रारंभ हो चुकी है। इसी सरकार ने और इसी सदन ने पहले चरण में 10,000 करोड़ रुपए का कहा कि नहीं, कैसे होगा, बुंदेलखंड की प्यास को बुझाएंगे। मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्य क्षेत्र के लिए भी हमने उसको लागू कर दिया है। तो मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिनके कारण आज दोनों क्षेत्रों में पेयजल की स्कीम, और बहुत शीघ्र मैं तो आप सभी को कहूंगा, पेयजल की स्कीम हर एक क्षेत्र में हम लोग ला रहे हैं। हर एक गांव में जहां पेयजल की कोई स्कीम नहीं है, विशुद्ध पेयजल की स्कीम वहां पे जारी। 30,000 गांवों का हम एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर बना रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि अगले 2 महीनों के दौरान एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको भी लागू कराएं। पूर्वांचल भी जेईएस हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो जनपद है आर्सेनिक से प्रभावित है। उन्होंने कभी नहीं कहा, उनको चिंता ही नहीं इस चीज की, हो सके लेकिन नहीं। और आर्सेनिक की कभी उन्होंने चिंता ही नहीं की। नहीं, मैं तो आप देखे जब आप बोलते हैं मैं यहां बैठता हूं, मैं पूरा सुनता हूं आपकी बात को। देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप गांव का साफा लगा करके आएंगे तो तब आप जमेंगे यहां पे नेता। और आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारा पानी की समस्या जो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन का हमारा क्षेत्र है, अलीगढ़ आसपास एटा, कासगंज, हाथरस आदि के क्षेत्र का जो क्षेत्र खारा पानी है या जहां कम पानी, एक साथ हम योजना बना रहे हैं और सरकार ने इस बारे में तय किया है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंदर देश को पहली बार हर एक क्षेत्र में उन्होंने एक नया विजन दिया। 2022 तक हर गरीब को छत, 40 लाख आवास इस समय बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 40 लाख आवास।
उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले मात्र 3-3.5 वर्षों के दौरान बन रहे हैं। 1,38,000 लोगों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1,20,000-21,000 गांवों में विद्युतीकरण के कार्य संपन्न हुए हैं। ये राजस्व गांव थे जहां कभी बिजली नहीं आई थी, वहां पर बिजली दी गई, बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मैं कहूंगा इस बारे में कि जहां जो गांव छूटे हैं, आपके लिए एक अवसर है, उन गांवों के प्रस्ताव दीजिए, हर गांव में हम विद्युत पहुंचाने का काम करेंगे। हर गांव को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए हम जोड़ेंगे। हमने तय किया, बजट में भी प्रावधान किया गया, बजट में चर्चा होगी, इसको करेंगे। जल जीवन मिशन, और इस जल जीवन के कारण तो, और स्वच्छ भारत मिशन के कारण तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जनपद जो सर्वाधिक प्रभावित था, कभी उसकी चर्चा यहां पर उस पार्टी से जुड़े हुए सदस्य, मान्य सदस्य ने कभी की ही नहीं, कभी नहीं की चर्चा। आप देखें, मैं बोल रहा हूं ना, उन्होंने फिर साबित कर दिया कि नहीं किया उन्होंने। महोदय, कुशीनगर जनपद सर्वाधिक प्रभावित था जापानी इंसेफ्लाइटिस से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर, ये 7 जिले सर्वाधिक प्रभावित थे, और फिर आंशिक रूप से प्रभावित 38 जिले थे। इंसेफ्लाइटिस स्वच्छ भारत मिशन, हर घर में शौचालय बनाने का कार्य, हर गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दस्तक अभियान प्रारंभ हुआ, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर चले, अंतर विभागीय कमेटी बनाई गई, स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग बनाया गया, ग्राम्य विकास, नगर विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण, ये सभी विभागों को जोड़ा गया, और फिर एक साथ अभियान चलाया गया। आज परिणाम क्या है? बीमारी पे 75% नियंत्रण, मौत पे 95% नियंत्रण। ये मॉडल है स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रतिबद्धता के साथ वहां पे करने का परिणाम। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करते समय उत्तर प्रदेश के इस कार्य के लिए सराहना भी की। यह हमारी देखो उपलब्धि, मार्गदर्शन उनका है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, इंप्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं, परिणाम उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो रहा है। यह है कार्य। मुसहर जाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराना, क्या कर रहे थे लोग पहले? मुसहर वोट बनेंगे इनके। कांग्रेस के नेता के क्षेत्र में सर्वाधिक मुसहर जाति के लोग रहते हैं, इन्होंने कभी उनका मुद्दा नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। इस सदन में पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं, कभी नहीं उठाया। और महोदय, मैं एक सांसद था, एक सांसद के रूप में भूखमरी से इनके क्षेत्र में मौत होती थी, और लड़ाई लड़ने के लिए मैं जाता था वहां पर कुशीनगर में। वहां राशन कार्ड वहां के गरीबों को सांसद रहते हुए भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैंने उपलब्ध करवाए, हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए, और आवास भी उपलब्ध कराए हैं। आवास उपलब्ध कराए हैं, आवास के साथ साथ पेंशन की सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, जॉब कार्ड, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने के बाद, आच्छादन के बाद, मुसहर, थारू पहले चरण में हम लोग, और बनटांगिया, इनको हमने पहले चरण में लिया, और दूसरे चरण में हम लोग ले रहे हैं। अब कोल है, एक आपके झांसी के आसपास कुछ जातियां हैं, इन लोगों को हमने लिया है, कुष्ठ रोगियों को लिया है, इनको हम अब दूसरे चरण में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित होंगे उसमें लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना इसके लिए चलाएंगे, ये भी हमने व्यवस्था विकल्प भी दिया है। हर एक फील्ड में काम,
ये व्यापक परिवर्तन का आधार ये योजनाएं बने इसीलिए क्योंकि शासन की प्राथमिकता है। और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चल रहे हैं विधानसभा, जहां पर सीएम योगी संबोधन कर रहे हैं। के साथ ही ऐसे उसकी नस्ल सुधार के साथ ही गोवंश यानी गाय के गोबर से जो गोबर गैस प्लांट बनेगा तो उसमें मीथेन को और सीएनजी को अलग अलग करते हुए उसको रिफिलिंग करके फिर से लोग अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर के माध्यम से उसका उपयोग कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था का कार्य वहां पे चल रहा है और वो सफलतापूर्वक एक मॉडल लागू होने के बाद फिर हम लोग जो योजना इस बार के बजट में की उसके साथ जोड़ेंगे। बजट में चर्चा होगी तो उस समय हम इसके बारे में व्यापक रूप से कहेंगे। और ये सभी किसानों के हित के लिए की गई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली आ सके और किसानों की जीवन की खुशहाली प्रदेश की खुशहाली का आधार बन सके। ये सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि किसान के मुद्दे को लेकर के हम लोग किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक कोई विवाद खड़ा करें। तमाम प्रकार की बात कही, इतने किसान मर गए, इतने किसानों का ये हो गया। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून को हाथ पे नहीं लेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, भारत के प्रतीकों का अपमान नहीं करेंगे। हम संवाद से समाधान का रास्ता निकालेंगे और अन्नदाता किसानों को जब कहेंगे तब बातचीत से समस्या का समाधान का रास्ता है। हर प्रकार की सुविधा सरकार देने को तैयार है, हर प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। आज बीज की किल्लत नहीं, आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर एक विश्वविद्यालय में बनाए जा रहे हैं। 9 के 9 जो हमारे पास क्लाइमेटिक जोन है, इनमें भी हम लोग एग्री क्लाइमेटिक जोन में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसान खेती के विविधीकरण की तरफ जा सके और अधिक से अधिक मुनाफा किसान कमा सके। लेकिन इस प्रयास के साथ हम सबको भी सहभागी बनना पड़ेगा। इसको राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा उसकी समृद्धि के लिए तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम किसान को गुमराह करने का कार्य करें, मुझे लगता है पाप है, यह अपराध है। हम अन्नदाता किसान को अनावश्यक रूप से गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये तो किसानों के हित में नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के साथ ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत जो प्रावधान हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का केवल और केवल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया। ये जगह जगह हर विकास खंड में सैलेज बनाए जा सके, गोदाम बनाए जा सके, कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सके, इसके लिए फंड है, इसका उपयोग होना चाहिए, इसके लिए प्रस्ताव जाना चाहिए। लेकिन कोविड के दौरान जो कार्य हुआ, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत के लोकल उत्पाद को और किसानों की उत्पाद को जो मान्यता मिली, उस सब को देखते हुए भी किसान को गुमराह करके कैसे किसान के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं जो आपस में विभाजनकारी रेखा को खींचती हो, और ये अच्छी बात नहीं है। हमें किसानों की आमदनी को दुगने से अधिक करने की दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे। हम और आप सभी किसानों के बीच से आए हैं। किसानों के हितों के बारे में हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और यह कार्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और मैं इसी बारे में कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष जी, हम लोग तो इसके बारे में पूरी ईमानदारी के साथ सरकार कार्य कर रही है, और जिस भी प्रकार के कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, वर्षों से पड़ी हुई जो पेंडिंग योजनाएं हैं, इसलिए सरकारों को फुर्सत नहीं थी या उनके पास पैसा नहीं था या कैसा, सरकार तो वही है, कोई अलग तो है नहीं, रिसोर्सेज भी वही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने कहीं दूसरे लोग से कुछ अतिरिक्त स्रोत
तय कर दिए हो तब पैसा आ रहा हो। राज्य तो वही है, सब प्रशासनिक तंत्र वही है, सब कुछ मशीनरी वही है, लेकिन पहले कार्य नहीं हो पाते थे। वर्षों से लंबित योजनाएं, वर्षों से लंबित योजनाएं। हम लोग इस वर्ष के अंत तक पिछले 4 वर्षों के दौरान जो कार्य किए, 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता उपलब्ध कराने जा रहे हैं, कि किसानों की आमदनी को ही बढ़ोतरी का एक माध्यम है। यही नहीं, ये तो उनकी बढ़ोतरी, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी बनी है, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ेंगे तो ये और अच्छी स्थिति में जाएगा, खेती के विविधीकरण की तरफ जाएगा, वो और अच्छी स्थिति में जाएगा, आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। तो ये किसानों के हित में किए गए कार्यक्रम, और इस दौरान इस फील्ड में तो कार्य हुए ही, अन्य क्षेत्रों में भी काम तेजी के साथ हुए। निवेश, उत्तर प्रदेश के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में भी नेता प्रतिपक्ष कुछ बात कर रहे थे, मैं देख रहा था कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और उनके द्वारा कुछ बातें कही जा रही थी। खासतौर पर कहा कि कानून व्यवस्था में पता नहीं कहां से डाटा दे रहे थे। एनसीआरबी की चर्चा की थी, मैं एनसीआरबी की ही डाटा को यहां पे उनके सामने प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा क्या है पहले आज की तुलना में। और उसमें अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्षों के दौरान, 3.5 वर्षों के दौरान 59 नए थाने बनाए हैं, 29 नई चौकियां बनाई हैं, 4 नए महिला थाना बनाए हैं, आर्थिक अपराध शाखा के 4 थाने बनाए हैं, विजिलेंस के 10 थाने बनाए हैं, साइबर क्राइम के 16 थाने बनाए हैं, और अग्निशमन के केंद्र 59 नए बनाए गए हैं। ये प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हुई हैं। भर्ती पारदर्शी तरीके से किए गए। 1,37,640 पुलिस की भर्तियां प्रदेश के अंदर कुशलतापूर्वक संपन्न हुई। कोई इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकता, कोई शिकायत नहीं कर सकता है। और हां, कोई भी इसमें न जाति है, न पाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है। यूपी का जवान है, उसकी ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के अंदर हमें करना है, और लग रहा है ये सभी चल रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। 218 पास्को न्यायालयों का गठन किया है। प्रदेश में बहुत सारे नए कार्य भी हुए हैं, जिसमें एक यहां पे अगर आप देखेंगे, गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 12,032 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 37,511 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है या ध्वस्तीकरण का कार्य भी संपन्न हुआ है। जिन माफिया और अपराधियों को पहले सत्ता अपने बगल में बिठा करके गौरव की अनुभूति करती थी और प्रदेश के माहौल को डरावना बनाती थी, मुझे लगता है वही चित्र उन बच्चों, 2.5 साल के बच्चे के मन में होगा जो टोपी पहन करके कहता है, अरे साहब मम्मी गुंडा, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है। वह भयावह दृश्य रहा होगा, आज कभी है सबके सामने, हर व्यक्ति देख रहा है आज क्या स्थिति है। आज तो कोई संगठित अपराधी माफिया इस तरीके से नहीं कर सकता है कि कहीं जाकर के किसी सार्वजनिक संपत्ति जबरदस्ती कब्जा कर लेगा, जबरदस्ती नहीं कर पाएगा और इसकी छूट भी नहीं दी जा सकती है। ये कार्यक्रम इसी रूप में हो रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा इन दलों से कि उन माफियाओं के साथ रिश्ते क्या हैं, इन लोगों के क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा अपने नेतृत्व से पूछ लिया करिए कि भाई क्या रिश्तेदारी निभानी है। जनता पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पूछना चाहती है लोगों से, इन अपराधियों के प्रति, इन माफियाओं के प्रति किस प्रकार की दरियादिली, अरे दरियादिली दिखाने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दिखाओ ने। 24 करोड़ की जनता है, जो जनता सम्मान दी है, बार बार एक परिवार को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में योगदान देती रही है।
लेकिन उनके प्रति क्या भाव है हर व्यक्ति देख सकता। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लगा हुआ था। क्या स्थिति है ये? सरियाम एक माफिया और एक और अपराधी को संरक्षण देने का काम हो रहा है। ये क्या तरीका है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर लें कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। पूछ तो लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है और कैसे? यानी कोई क्या कर रहा है? हां, हाथरस में भी आ रहे हैं हम लोग, हाथरस में भी आ रहे हैं, चिंता मत करो। कहां कहां से साजिशें हुई थी। अभी आपने बवाल वाले उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो है देश की छवि को और भारत की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास हो रहा था एक वेब सीरीज के माध्यम से। एफआईआर लॉन्च होकर के कार्रवाई जब प्रारंभ हो चुकी है, सबको अपनी नानी याद आ रही है। अब आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा। आस्था के साथ खिलवाड़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। किसी अपराधी और किसी माफिया का संरक्षण देना उसके हर कुकृत्यों में शामिल होने जैसा है। और उत्तर प्रदेश की जनता यही पूछना चाहती है कांग्रेस पार्टी से, यही जवाब पूछना चाहती है कि इसका मतलब इसके हमारे एक विधायक की हत्या हुई थी, 7 लोग एक साथ मारे गए, और उस सबके बावजूद भी, इसके बाद भी ये लोग नैतिकता का लवादा ओढ़ करके देश के सामने आते हैं, इस प्रकार की स्थितियां पैदा करने का प्रयास करते हैं और न्यायालय के कार्य में हर प्रकार से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, ये चीजें कहां ले जाएगी व्यवस्था को? राजनीतिक दलों को कहां खड़ा कर रही है? और ये इन सब को लेकर के, और इसीलिए जो कार्रवाई हो रही है इसीलिए इसी आधार पर हो रही है। महोदय, अगर 2017 और 2020 के बीच में मैं तुलनात्मक रूप से बताऊं तो शस्त्र अधिनियम में 27.55% अधिक कार्रवाई हुई है। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 52.94%, गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 31.09%, रासुका के तहत 19.57% ये कार्रवाई हुई है। और अगर आप जानना ही चाहते हैं तो वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2019-20 के अंदर डकैती, लूट, हत्या, बलवा, बलात्कार के मामलों को अगर आपको देखना है, नोट करें, डकैती में 65.72% की कमी आई है, लूट में 66.15% की कमी आई है, हत्या में 19.80% की कमी आई है, बलवा में 40.20% की कमी आई है और बलात्कार की घटनाओं में 45.43% की कमी आई है। ये है डाटा, ये उत्तर प्रदेश के डाटा हैं और इनको लेकर के ये हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो कार्य किए हैं उसमें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी उत्तर प्रदेश ने किया है। हमें वीवीआईपीज की सुरक्षा के लिए, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए, मेट्रो, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट और मेट्रो में बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए
अन्य एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम एसएसएफ के माध्यम से इसकी सुरक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश उस प्रकार का प्रशिक्षण, उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, बढ़ा चुकी है। गणतंत्र दिवस की परेड में भी आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे उन जवानों ने अपना प्रदर्शन किया था, उनका यहां पे मार्च पास्ट हुआ था। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश में हम लोगों ने एसडीआरएफ का गठन, 3 कंपनियों का गठन हमारी सरकार में आने के बाद किया। अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अंदर यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की कार्रवाई लखनऊ में चल रही है और हम एक यहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रस्तावित किया है, लेकिन यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना उत्तर प्रदेश अपने रिसोर्सेज से करेगा। इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मिशन शक्ति का एक अभियान भी प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। बालिकाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा पूरे सदन से भी, मान्य सदस्यों से भी, सभी से, इस संवेदनशील प्रकरण में हम लोगों को सबको भी जागरूक होना पड़ेगा और जो अनावश्यक नेगेटिव वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास होता है हम उसको देखें। अभी हाल ही में उन्नाव के अंदर जो घटना घटित हुई थी, पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है। लोग उसमें थे, लेकिन इसमें कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने उसको क्या रूप देने का प्रयास किया था। क्या ये शोभा देती है? क्या हम ऐसे गलत मोड़ देके क्या किसी पीड़ित को न्याय दे पाएंगे? जब हम किसी घटना को गलत मोड़ देते हैं और हर एक मामले में राजनीति करने प्रारंभ कर देते हैं, तो वह सबसे सुरक्षित माहौल होता है किसी अपराधी को बचने के लिए। और ये अपराधियों को बचने का और बचाने का एक शरारतपूर्ण प्रयास, हाथरस के मामले में हो या उन्नाव के मामले में, अगर आप ट्वीट देखेंगे, हमने इसकी सोशल मीडिया के पूरे उसको देखा है महोदय, 85% ट्वीट उत्तर प्रदेश के बाहर के थे और दुनिया के उन तमाम देशों से थे जो भारत के हितैषी नहीं है। कौन लोग हैं ये? पाकिस्तान उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर ट्वीट करे, बांग्लादेश के अंदर से ट्वीट है, उन देशों से ट्वीट किए जाएं, वे लोग तय करेंगे उतने वहां से बैठ करके और वहां से संचालित होगी व्यवस्था। उसके अनुरूप फिर यहां पे नेता और राजनीतिक दलों के लोग फिर उसके अनुसार अपना मानस तय करेंगे। सच्चाई को सही रूप में प्रस्तुत करने क्यों नहीं हम कर पाते? क्यों हम अपनी बहन बेटियों के चित्र को बहुत नेगेटिव तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं? हर एक मामले में क्या राजनीति होती है? राजनीति के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन क्या बहन बेटियों को दांव पे लगा के राजनीति होगी? बहुत शर्मनाक है। और इस प्रकार के मामलों को राजनीतिक उससे अलग हट करके करना पड़ेगा। एक राजनीतिक दल है और दिल्ली में बैठ करके उसकी नेत्री जो है ट्वीट करती है हर एक मुद्दे को लेकर के, और उनको पता ही नहीं। एक बार उन्होंने लखीमपुर के एक किसान के बारे में ही कर दिया। किसान ने कहा, साहब मैं तो संतुष्ट हूं योगी सरकार और मोदी सरकार से, मेरा गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका, मेरा नाम क्यों इसमें डाल दें जबरदस्ती? पता ही नहीं। और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बहन जी जाके देखो गन्ना कहां होता, तो आम का पेड़ बताने लग जाए कि किसी आम के पेड़ में गन्ना पैदा होता है। ये लोग गन्ना किसानों की बात करते हैं, बाद में पेट साफ भी करते हैं, फिर माफी भी मांगते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है कार्य हुआ है और सरकार उसको पूरे मजबूती के साथ कार्य करने के साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए भी आवासीय सुविधा व्यापक पैमाने पर करने के प्रयास किया जा रहा है और सरकार इन सभी कार्यों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। महोदय, बहुत सारी चीजें थी जिस पर अभी आगे चर्चा होगी, बजट में भी हम लोग बोलेंगे और अन्य चीजों पे भी चर्चा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इस दौरान आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे, गंगा एक्सप्रेसवे पे लगातार कार्य चल रहे हैं। लगातार एयर कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है। बरेली के हमारे माननीय सदस्य आए थे कि दिल्ली के लिए वायु सेवा कब होगी? 8 मार्च से दिल्ली और बरेली के बीच में वायु सेवा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत सारी जगह जोड़े जा रहे हैं, बहुत कार्य इसमें चल रहा है युद्ध स्तर पर। कुशीनगर के बारे में आपने देखा होगा, कल ही
कि वहां पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों प्रकार की फ्लाइट के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। बहुत शीघ्र हम इस कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आजमगढ़ भी है, श्रावस्ती भी है, अलीगढ़ भी है, मुरादाबाद भी है, चित्रकूट भी है, सोनभद्र भी है, सहारनपुर भी है। कहां आप गिनते जाइए, जितना गिन लेंगे उतना आप मान के चले कि सब जगह होगा। हम लोग तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में भी और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में भी दे रहे हैं रिस्ट्रिक्ट। अगर इमरजेंसी में कभी लैंड करने की आवश्यकता पड़ेगी तो यह एक्सप्रेस वे तैयार रहेगा हर प्रकार की परिस्थिति के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी और इन क्षेत्रों की समृद्धि के साथ साथ प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए भी। ये सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। ये सभी चीजें बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। और इस दौरान निवेश, लोग कोविड से परेशान थे, प्रदेश परेशान था, हर व्यक्ति लगा हुआ था। हम नमन करते हैं अपने कोरोना योद्धाओं को, स्वास्थ्य कर्मियों को। बहुत बड़ा कार्य उन लोगों ने किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग असमय गए, हमारे दो मंत्री गए। विधान परिषद के एक माननीय सदस्य की भी दुखद मौत हुई। हम लोगों ने खोया, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मौत दुखद होती है, लेकिन उस दौरान भी हमारी टीम काम कर रही थी औद्योगिक विकास के लिए, एमएसएमई सेक्टर में काम करने के लिए। कोई सोच ही नहीं सकता था। पहले चीन हर प्रकार का निवेश हड़पता था और आज उत्तर प्रदेश चीन से तीन निवेश लेके आया, वापस भारत में लेके आया, भारत में उत्तर प्रदेश में लेके आया। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहा है। काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 6,000 करोड़ रुपए का निवेश उसमें होने जा रहा है। डिस्प्ले यूनिट में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। आइकिया ने अभी एक नया निवेश प्रारंभ किया है। 850 करोड़ रुपए में तो उन्होंने नोएडा में लैंड ही ली है। लगभग 56 करोड़ रुपए का केवल उन्होंने स्टैंप का शुल्क दिया है और 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं प्रदेश में। यानी निवेश हर एक स्तर पर, चाहे वह आगरा में हो, चाहे हरदोई में हो, ये सभी काम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर में ये सभी कार्य चल रहे थे। कोविड के दौरान ही कानपुर का मेट्रो का काम तो युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आगरा मेट्रो का भी शुभारंभ कर दिया है युद्ध स्तर पर। ये सभी कार्य चल रहे हैं हर एक स्तर पर। इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं, हर एक क्षेत्र में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा के विषय को टच नहीं किया, क्योंकि शिक्षा से समाजवादी पार्टी की दूरी है। वैसे नहीं, वो शिक्षा मंत्री थे, मैं सोचता था शिक्षा के बारे में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने दूरी बना के रखी। उन्होंने पक्के समाजवादी पार्टी के नेता का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा